जे मेन सेशन 2 में केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है ताकि आपका स्कोर काफी अच्छा आएगा। नंबर 1, डेंसिटी। पोटेशियम मेटल की डेंसिटी सोडियम की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम है। कम क्यों है? क्योंकि पोटेशियम एटम का साइज अनयूजुअली ज्यादा है, जिसकी वजह से एटॉमिक मास ज्यादा होने के बावजूद उसकी डेंसिटी सोडियम से कम है। अब आपसे एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। असर्शन रीजन में एक स्टेटमेंट दे देंगे कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम की डेंसिटी से ज्यादा है, फिर एक स्टेटमेंट दूसरी दे देंगे कि पोटेशियम का एटॉमिक मास सोडियम के एटॉमिक मास से ज्यादा है। अब सोडियम का एटॉमिक मास पोटेशियम के एटॉमिक मास से कम तो है, लेकिन पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि पोटेशियम का साइज सोडियम एटम के साइज से अनयूजुअली बड़ा है। बड़ा किस लिए है? क्योंकि अभी थर्ड शेल पोटेशियम एटम का पूरा भरा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में जाने शुरू हो गए। अब आते हैं डेंसिटी एल्किन अर्थ मेटल्स की। एल्किन अर्थ मेटल्स में डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। कैल्शियम तक डिक्रीज होती है और उसके बाद इंक्रीज होनी शुरू होती है। यह बात सच है कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस जनरली बढ़ता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन जिस रेट से मास बढ़ रहा है उस रेट से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। इसीलिए एक्सेप्शंस आ रही हैं। तो बेरिलियम से डेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू होती है कैल्शियम तक, उसके बाद डेंसिटी बढ़ती है। अब देखिए, स्ट्रोंशियम और बेरियम की डेंसिटी बेरिलियम से ज्यादा है, तो कैल्शियम की डेंसिटी सबसे कम है, बेरियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि एल्कली मेटल्स में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ये हम एक तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिथियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और सोडियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम नेगेटिव है, जिसकी वजह से सोडियम सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मेटल को ऑक्सीडाइज होना है। अब मेटल को ऑक्सीडाइज होने के लिए 3 स्टेप्स आ रहे हैं। एक तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आ रही है, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है, तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी आ रही है। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लिथियम बिकम्स द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग एल्कली मेटल्स। अब हम आते हैं ग्रुप 2 में। बेरियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि बेरियम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखोगे, बेरियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव है और बेरिलियम की सबसे कम नेगेटिव है। तो बेरिलियम सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है एल्किन अर्थ मेटल्स में, बेरियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर हम सॉल्युबिलिटी कंपेयर करें एल्कली मेटल कार्बोनेट्स और एल्किन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स, ट्रेंड उल्टा है। एल्कली मेटल कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर, जबकि एल्किन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। देखिए, किसी भी तरह के सॉल्ट्स हो, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी इन ए सॉल्वेंट लाइक वाटर, हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो लैटिस एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। जब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन द डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन द डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। ये ट्रेंड, अगर एनायन का साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी डोमिनेट करती है, और जब एनायन का साइज बड़ा होता है तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। अब आप देखिए, एल्कलिन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रही है, जबकि सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे आने पर। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। एल्कली मेटल सॉल्ट्स इंपॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, जिसको हम फ्लेम टेस्ट का नाम देते हैं। तो लिथियम imparts red color to the flame, sodium imparts golden yellow color to the flame, potassium imparts violet color to the flame. एल्किन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट इम्पॉर्ट एनी कलर टू द फ्लेम। कई बार इसके ऊपर सवाल आ जाता है।
वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, क्योंकि उनकी एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। बेरिलियम एटम और मैग्नीशियम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रही है, विजिबल रीजन में नहीं आ रही। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, they impart characteristic color to the flame. Calcium imparts brick red color, strontium imparts crimson red color, barium imparts apple green color to the flame. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अक्सर सवाल आ जाते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड्स नेगेटिव है, सबकी नेगेटिव है। अगर हम फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंपेयर करें तो ये वैल्यू कम नेगेटिव होती जाती है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, और जबकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है, वहां पर ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। अब ये एक स्टेटमेंट फ्लोराइड्स के लिए दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का दे दिया, ट्रेंड बदल गया। अगर मान लो फॉर द सेम एल्कली मेटल, अगर मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंपेयर करता हूं फॉर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जैसे जैसे हेलोजन का साइज बड़ा होता जाता है, लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, तो इट बिकम्स lesser and lesser negative. That means for the same metal, as we move from fluoride to iodide, the value becomes lesser and lesser negative. अब हम आते हैं alkene earth metal में, इनके जो salts हैं, कुछ metal ions complex बनाते हैं, जैसे बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि इन मेटल आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और इनके वैलेंस शेल में वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। एल्कली मेटल आयंस की टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की कम है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, they form complexes with the fluoride ions, they form complexes with the hydroxide ions. Beryllium forms basic beryllium nitrate, basic beryllium acetate, ये complexes है। EDTA is a very powerful ligand. तो EDTA forms complexes with magnesium ion, calcium ion. Magnesium ion, calcium ion are responsible for the hardness of water. हार्ड वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम EDTA यूज करते हैं। EDTA कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो कि ppm लेवल में होते हैं हार्ड वाटर में, उनको रिमूव करता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के ऊपर, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर, और कि ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, तो इसमें हम लिगेंड फील्ड यूज करते हैं। जैसे निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है NiCO4, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पावरफुल लिगेंड है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 4s के इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देगा 3d में। अब 3d सब शेल पूरा भर गया, तो इसमें निकल का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, निकल टेट्रा कार्बोनिल इज टेट्राहेड्रल। टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2, NiCN4 2 नेगेटिव। अब इसमें साइनाइड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसने 3d के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग करा दी, 3d सबशेल में एक वेकेंट d ऑर्बिटल मिल गया, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होकर स्क्वायर प्लेनर शेप आ गई। यही अगर साइनाइड की जगह क्लोराइड हो, वीक फील्ड लिगेंड, अब वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाएगा, NiCl4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है और ये पेयरिंग टेंडेंसी, ये मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करती है। ये इस पे भी डिपेंड करती है कि मेटल आयन 3d सीरीज को बिलोंग कर रहा है, 4d सीरीज को बिलोंग कर रहा है या 5d सीरीज को बिलोंग कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर द सेम लिगेंड, एज वी मूव फ्रॉम 3d to 4d, द पेयरिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। वही हैलाइड आयन जो 3d ट्रांजिशन सीरीज में पेयरिंग नहीं करवा रहा, 4d 5d ट्रांजिशन सीरीज में करवाएगा। PtCl4 2 नेगेटिव, उसकी स्क्वायर प्लेनर शेप है, NiCl4 2 नेगेटिव, वो टेट्राहेड्रल है। अगर मैं मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दूं और वही हैलाइड आयन लिगेंड रखूं, जैसे NiF6 2 नेगेटिव, अब इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है,
तो फ्लोराइडन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो ये निकल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स का फार्मूला दे देंगे, फार्मूला दे के उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेंगे कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। अब जैसे एक नाइट्रेट आयन का ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं, उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O5NO। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसमें NO इज एक्चुअली ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। तो ये पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन फेरस को ट्रांसफर करता है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +1 हो जाता है, और ये NO से NO+ बन जाता है, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रिक ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक बट NO+ इज डायमैग्नेटिक, उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आयरन जो पहले +2 स्टेट में था अब +1 स्टेट में हो गया। तो इसके बेसिस पे हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिसाइड करते हैं, क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसके हिसाब से हम उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डी एंड एफ ब्लॉक में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक रेड कलर की गैस आती है। वो रेड कलर की गैस किस वजह से है, क्रोमाइल क्लोराइड की वजह से है। इस क्रोमाइल क्लोराइड को जब हम किसी बेस से पास करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर येलो हो जाता है। येलो किस लिए हो जाता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्रोमेट बन जाता है। अब इसको एसिडिफाई करते हैं किसी वीक एसिड से, एसिटिक एसिड से, और उसमें डालते हैं लेड एसिटेट, तो लेड क्रोमेट के येलो प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। या पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और सॉल्वेंट यूज करते हैं एमाइल अल्कोहल। एमाइल अल्कोहल जो कलरलेस होता है अब ब्लू कलर का हो जाता है। तो विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लू कलर, वो जो कंपाउंड है उसमें कितने पेरोक्साइड बॉन्ड है, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मैंगनीज का जो कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो डिपेंड करते हैं इसके सोल्यूशन एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 रिड्यूस हो जाएगा Mn2+ में, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो ये MnO2 में रिड्यूस हो जाएगा, अगर स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम है तो फिर KMnO4 K2MnO4 में रिड्यूस हो जाएगा। KMnO4 डायमैग्नेटिक है, पर्पल कलर है। K2MnO4 पैरामैग्नेटिक है, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ग्रीन कलर का कंपाउंड है। जेईई मेन सेशन 2 में केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर लाने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। उन पॉइंट्स को लेकर के आपको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। हर तरह के क्वेश्चंस जो उन एक्सेप्शंस से रिलेटेड हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले जेईई मेन सेशन 2 में आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।